हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए कुछ और बेहद ही डरावनी कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको अपने साथ घटा कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट मुझ तक पहुँचाना हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हो। आपकी स्टोरी बताने में मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी पहली कहानी की ओर। ये कहानी हमें भेजी है अजय ने। आइए आगे की कहानी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। ये घटना जो मैं आपके साथ बताने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ घटा हुआ अब तक का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं पता आप लोग पैरानॉर्मल चीज़ों पर बिलीव करते हो या फिर नहीं, लेकिन मैं पर्सनली बताऊं तो मैं काफ़ी लंबे समय से इन सब चीज़ों पर बिलीव करता हूं। अब इसका रीज़न ये भी है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है मनीष। मनीष एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है और उसका ये बनने का कारण भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। मुझे नहीं पता आप स्पिरिचुअल पावर्स पे यकीन करते हो या फिर नहीं, पर इस दुनिया में कई लोग ऐसे गॉड गिफ्टेड होते हैं जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को सेंस कर लेते हैं, और इन्हीं में से एक था मेरा दोस्त मनीष। वो जिस जगह पर होता था उस जगह पे होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को सेंस कर सकता था, और ये पावर उसके पास बचपन से थी। पहले तो उसके मम्मी पापा को इस बारे में उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र रहती थी कि ये सब उसके लिए ठीक है या फिर नहीं, लेकिन मनीष ने अपनी इस पावर का एक अच्छा यूज़ करना सीख लिया था। वो अब लोगों की मदद करता था और उसका नेचर इतना अच्छा था कि वो लोगों की मदद करने के लिए कभी भी अपना बेनिफिट नहीं देखता था। अब मनीष क्योंकि ये काम करता ही था, तो कई बार ऐसा भी होता था कि जब वो अपने क्लाइंट से मिलने जाता था तो उसके साथ साथ मैं भी चला जाता था। तो ऐसे ही एक बार की बात है, मनीष को एक बार मिस्टर नरूला का फ़ोन आया और वो मदद चाहते थे। उनका बेटा जिसका नाम रोहित था, वो हाल ही में यूएस से अपनी वाइफ और अपनी 4 साल की बेटी के साथ आया था, और जब से वो अपने नए घर में शिफ्ट हुआ था उसके साथ कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही थी। इसी सिलसिले में बात करने के लिए मनीष मिस्टर नरूला से मिलने के लिए उनके घर पर गया। उसके साथ साथ उस जगह पर मैं भी गया था। मिस्टर नरूला ने हमारा वेलकम किया और उसके बाद अपने बारे में बताना शुरू करा। मिस्टर नरूला एक रिटायर्ड आदमी थे। अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने रेलवे में एक हाई पोस्ट पे जॉब करी थी। कुछ साल पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट लिया था और उसके बाद से वो अपनी वाइफ के साथ खुशी से रह रहे थे। पैसों की उनके पास कभी भी कोई कमी नहीं थी, इसीलिए वो अपने बेटे को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहते थे। इसी वजह से मिस्टर नरूला ने अपने बेटे को यूएस में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया, ताकि वो वहाँ से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पीजी कर सके। यूएस में ही रोहित एक अमेरिकन लड़की से मिला जिसका नाम रकेल था। धीरे धीरे इन दोनों में फ्रेंडशिप हो गई और ये फ्रेंडशिप आगे जाके प्यार में बदल गई। मिस्टर नरूला को शुरू में इस रिश्ते से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन उनके बेटे ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और यूएस में ही उसने रकेल से शादी कर ली और वहीं पर अपनी लाइफ को सेट कर लिया। कुछ साल ऐसे ही बीत गए और उनके बेटे रोहित की एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने अनीता रखा। जब मिस्टर नरूला को अपनी पोती की खबर पता लगी तो वो अपने बेटे से झगड़ा ख़त्म करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे और बहू को इंडिया वापस बुलाना चाहा। रोहित वहाँ पर एक अच्छी खासी जॉब करता था, इसलिए जल्दी में फ़ैसला लेना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आखिर में वो इंडिया आ ही गया। कुछ टाइम तक तो वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहा, लेकिन जब उसे एक अच्छी खासी जॉब इंडिया में मिल गई तो उसने अपना एक नया घर खरीदने की सोची, और कुछ टाइम बाद ही उसने एक अच्छा खासा घर खरीद लिया जो कि थोड़े से डेजर्टेड एरिया में भी था। उसके घर के पीछे एक बड़ी सी लेक थी जिससे पीछे का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो जाता था। कुल मिला के उन्हें कम कीमत पर ही एक अच्छा खासा घर मिल गया था, लेकिन उन्हें इस बात का कोई एहसास नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। दरअसल एक रात रोहित की आंख लगभग 1 बजे के आसपास खुली और उसने देखा कि उसकी वाइफ उसके साथ बेड पर नहीं है। उसने इधर उधर अपनी वाइफ को ढूंढना शुरू करा और आखिर में उसे अपनी वाइफ छत पर मिल गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी वाइफ उस टाइम पर एकदम स्थिर एक जगह पर खड़ी थी और आसमान की ओर देखे जा रही थी।
आसमान की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। रोहित ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो ऐसा लगा मानो एकदम से नींद से जागी हो। रकेल को इस बारे में बिल्कुल याद नहीं था कि वो कब अपने बेड से उठी और छत पर आ गई। रोहित को खैर ऐसा लगा कि शायद वो स्लीप वॉकिंग कर रही हो, लेकिन उसने जब ये बात रकेल से कही तो उसने बताया कि बचपन से लेकर आज तक उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। इस बात पर फिर भी इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने रोहित को सही में डरा दिया। एक बार रात में रोहित को एक लेट नाइट मीटिंग में जाना था और उसके बाद घर आते आते रात के लगभग 1 बज गए थे। जब वो घर आया तो ये देखकर हैरान हो गया कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। इतना अंदाज़ा तो उसे भी था कि रकेल इतनी लापरवाह नहीं हो सकती कि रात में दरवाज़ा खोल के ऐसे सो जाए, और उसे टेंशन होने लगी कि उसकी बेटी और रकेल ठीक है या फिर नहीं। वो तेज़ी से घर के अंदर गया और रकेल को आवाज़ मारने लगा। उसके ध्यान से सुनने पर उसे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आई, जो कि उसकी बेटी अनीता की लग रही थी। वो फ़ौरन उस कमरे में गया और ये देखकर हैरान हो गया कि उसकी 4 साल की बेटी कमरे के एक कोने में बैठी हुई थी और रोए जा रही थी। उसके सामने ही अनीता बैठी हुई थी, जिसके चेहरे पर एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी स्माइल थी और वो अनीता को काफ़ी ज़्यादा अजीब ढंग से घूर रही थी। रोहित रकेल पर ज़ोर से चिल्लाया और फिर से एक बार ऐसा ही लगा मानो वो अपनी बेहोशी से जागी हो। फिर से रकेल को कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। अनीता काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और लगातार रोए जा रही थी। अनीता ने रोहित को बताया वो अपने बेड पर सो रही थी, लेकिन एकदम से उसे ऐसा लगा कि कोई उसे धक्का दे रहा हो, और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा ये और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की मम्मी थी, जो कि उसे बेड से नीचे गिरा रही थी। इसके बाद उसने बताया उसकी मम्मी कुछ ऐसा बोल रही थी जो कि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। यहाँ पर वो इस बात को सिग्निफाई कर रही थी कि उसकी मम्मी किसी और भाषा में कुछ बोल रही थी, और इसी सब के बीच बीच में वो एक पागल सी औरत की तरह जोर जोर से हंसती और एकदम से ही रोने लग जाती। उसकी आवाज़ कभी भारी हो जाती और कभी पतली हो जाती, कभी वो अपने बालों को आगे कर लेती और कभी पीछे। रोहित खैर ये सोच के डर रहा था कि अगर वो घर पे लेट आता तो उसके बच्चे के साथ क्या हो सकता था। इसीलिए परेशान होते हुए उसने अपनी बेटी को अगले दिन ही उसके दादाजी के पास भेज दिया। अगले कुछ दिन में रोहित ने नोटिस करा कि उसकी वाइफ पूरी तरीके से बदल रही थी। टाइम धीरे धीरे ऐसा आ गया था कि अब उसकी वाइफ बहुत ही कम उससे बात करती थी। रोहित ने सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताई और ये भी बताई कि वो उसे जल्द ही एक साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाने वाला है। लेकिन सबके पहले ही एक बहुत ही डरावनी चीज हुई। जिस रात रोहित ने अपने मम्मी पापा को ये सारी बातें बताई, उसी रात उसने पाया कि रकेल उसके बेड पर नहीं सो रही है। उसने फिर से जब उसे ढूंढा तो उसने देखा वो उसकी बेटी अनीता के खिलौने वाले रूम में है और वहां पर छत पर लगे पंखे को घूर रही है। रोहित ने उसके कंधे पर हाथ मारा, लेकिन वो उसकी तरफ देखने लगी और काफी अजीब तरीके से अपने होठों से बड़बड़ाने लगी। पहले तो उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे रोहित इतना तो समझ गया कि वो कुछ ना कुछ उर्दू में बोल रही थी। इसके तुरंत बाद उसकी पत्नी उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसके ऊपर अजीब सी चीजें फेंकने लगी। रोहित इस सबसे बहुत डर गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करी और फौरन उस कमरे से बाहर गया और कमरे को बाहर से लॉक कर दिया। इसके बाद उसने अपने एक पड़ोसी को बुलाया और उनकी मदद से अपनी वाइफ को बेड पर बांध दिया। कुछ टाइम तक उसकी पत्नी काफी ज्यादा अग्रेसिव रही और उन पर हमला करने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ देर बाद वो एकदम से गहरी नींद में सो गई। ये सारे लक्षण उन्हें स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लग रहे थे, इसीलिए जल्द ही रोहित की वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया, लेकिन उन्हें उसके साथ कोई भी चीज गलत होते हुए नहीं दिख रही थी। और एक और बात, जब तक वो हॉस्पिटल में रही उसने एक बार भी एग्रेशन नहीं दिखाया, जो कि वो पहले कर रही थी। हॉस्पिटल से कुछ टाइम में ही उसे डिस्चार्ज मिल गया और जैसे ही वो घर आई उसका एक बार फिर से बिहेवियर चेंज हो गया। एक और बात, वो ज्यादातर टाइम बिल्कुल नॉर्मल रहती, लेकिन एकदम से उसका बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता, मानो वो कोई और ही है। इन सब चीजों से जब रोहित
काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, तो उसने अपने पापा से मनीष को कॉल करने के लिए कहा। मनीष उनकी फैमिली को पहले के एक इंसिडेंट से जानता था, इसीलिए उसके पापा ने हमें कॉल किया और हम अब उनसे मिलने के लिए आए थे। उसी शाम हम लोग रोहित के घर भी गए ताकि हम रकेल से एक बार मिल सकें। रकेल दिखने में काफ़ी ज़्यादा बीमार लग रही थी और वो बेड पर लेटी हुई थी। रोहित उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान था और वो भी पिछली कई रातों से ठीक से नहीं सो पा रहा था। जैसे ही हम लोग रोहित के घर पे एंटर हुए, मनीष का चेहरा धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया था। मैं देख पा रहा था कि वो धीरे धीरे सीरियस होता जा रहा था। वो अपने आसपास के पूरे एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आज तक भी मुझे नाइटमेयर्स आते हैं। उस टाइम पर हम लोग लिविंग रूम में थे कि तभी हमें अनीता के बेडरूम से थोड़ी सी आवाज़ आई। आवाज़ कुछ अजीब सी ही थी। हम फिर भी उसका पीछा करते हुए उस रूम में गए और जब हमने गेट खोला तो देखा अनीता के बेड के साइड में रकेल खड़ी थी। लेकिन जो चीज़ भयानक थी वो था उस कमरे का माहौल। रकेल ने उस कमरे के पंखे पर एक रस्सी डाल रखी थी और वो बस खुद को लटकाने ही वाली थी कि हम वहां पर आ गए थे। ये सब देखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक था हमारे लिए। थोड़ा सा डरते और सहमते हुए रोहित, मैंने और मनीष ने उसको बेड पर बिठाया। पहले तो बिल्कुल शांत थी, लेकिन बेड पर एक बार बैठने के साथ ही वो हमें गंदी गंदी गालियां देने लगी और हम लोगों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो एक नॉर्मल सी 28-29 साल की लड़की होगी, लेकिन उसके अंदर उस टाइम पे इतनी पावर थी कि उसने हम तीनों को धक्का दे दिया और हम तीनों से ही आज़ाद हो गई। बाद में जैसे तैसे काफ़ी दिक्कतों के बाद हमने उसको बेड से बांध दिया। उसके बाद मनीष ने मुझे छोड़कर बाकी सभी लोगों को रूम से बाहर जाने के लिए कह दिया। जैसे ही वो सब लोग बाहर गए, उसने गेट लॉक कर दिया और अंदर रकेल का हाथ पकड़ के कुछ मंत्र पढ़ने लगा। वो काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा था। पहले तो मुझे लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे मेरी नज़र मनीष पर गई। वो लगातार पसीने से भीगा जा रहा था और अब वो मंत्र पढ़ते हुए काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह से शब्द निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ साफ हो गई थी कि वो जो भी इविल एंटिटी थी जिसने रकेल के ऊपर कब्जा कर लिया था, वो इस जंग को जीत रही थी। इसके बाद जो हुआ वो कुछ ऐसा था जिसे मैं आज तक डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें देखकर मैं मनीष को वहाँ से हटाना चाहता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनीष ने रकेल का हाथ पकड़ रखा था। मैंने पूरी कोशिश करी, अपनी पूरी ताकत लगा दी उसका हाथ रकेल के हाथ से छुड़ाने में, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया था कि वो मनीष नहीं था जिसने रकेल का हाथ पकड़ा था, बल्कि वो रकेल या फिर उसके अंदर की वो ताकतवर आत्मा थी जिसने कि उसका हाथ कस के पकड़ा हुआ था। ये देखकर एक पल को तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर भी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए मैंने जैसे तैसे उसे उससे दूर करा और उसके बाद उसे रूम से बाहर लेकर आया। मनीष एक काफ़ी स्ट्रांग बंदा था, लेकिन फिर भी उसे काफ़ी ज़्यादा चक्कर से आने लगे। लेकिन आधे घंटे तक बैठने के बाद वो खुद को ठीक महसूस करने लगा। जब वो उठा तो उसने सबसे एक ही बात कही, इस घर को छोड़ना होगा, वो भी आज ही। इस मामले की सीरियसनेस को देखकर बाकी सब ये तो समझ ही गए थे कि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली है नहीं, लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ थी रकेल को उस घर से बाहर ले जाना। उसके अंदर वो आत्मा या फिर जो भी कुछ था, उसने हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके हम लोग उसे उस घर से बाहर लाए और मिस्टर नरूला के घर लेकर आ गए। रकेल मानो जैसे ही उस घर से बाहर निकली एकदम से शांत हो गई। ऐसा लग रहा था कि उस घर से निकलने के बाद उस शैतानी शक्ति की पकड़ उसके ऊपर से कमज़ोर हो गई थी। जब तक हम मिस्टर नरूला के घर पहुंचे तब तक तो वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी। मनीष ने अब उन्हें दिलासा दिया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसने ये भी कहा कि वो अगले दिन मिलने आएगा। इसी के साथ हम दोनों के लिए एक बहुत ही मुश्किल दिन ख़त्म हुआ। अगले दिन मैं और मनीष एक बार फिर से उनके घर गए और ये देखकर काफ़ी खुश हुए कि रकेल अब ठीक थी। इस सब के पीछे मनीष की एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके की थी। जैसे ही वो उस घर के अंदर गया, उसे तभी से कुछ अजीब सी चीज़ें महसूस होने लग गई थी। उसे इस बात का भी पता लग गया था कि वहाँ पर जो आत्मा थी वो एक औरत की थी,
जिसने रकेल के ऊपर कब्जा किया था। इस टाइम पर वो आत्मा उनके ऊपर हावी पड़ रही थी। वो टाइम ही कुछ ऐसा था, सुबह के 3 बजे के आसपास का, जिस वजह से उस आत्मा की शक्ति सबसे ज्यादा थी। उसने ये भी कहा कि मैंने उस टाइम पर उन दोनों को अलग करके काफी अच्छा किया, वरना हो सकता था कि वो उसे नुकसान पहुंचा देती। इसके बाद मनीष ने जो मंत्र वाला सेशन पहले रह गया था उसे पूरा किया और उसके बाद मिस्टर नरूला को बताया कि अब वो उस घर में वापस जाने की बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि उन्होंने बस उस आत्मा को उससे अलग करा है, लेकिन उस आत्मा को मिटाया नहीं जा सकता। उस आत्मा की जड़ें उसी घर से हैं और अगर वो उस जगह पर फिर से जाने की कोशिश करेंगे तो एक बार फिर से उनके ऊपर हावी हो सकती है। इन सारी बातों के बाद मनीष और मैंने उस घर के बारे में थोड़ी बहुत बातें जानने की कोशिश करी और बाद में हमें पता लगा उस घर में काफी टाइम पहले एक मुस्लिम कपल रहता था। उस कपल में जो वाइफ थी उसने अपने पति से तंग आकर उसी घर में फांसी लगा ली थी और वो कमरा वही था जिसमें कि अभी अनीता का बेडरूम था। खैर, सबके होने के बाद भी क्योंकि उसके हस्बैंड के पहले से ही पुलिस में कांटेक्ट थे, इसीलिए उसने इस मामले को रफा दफा करवा दिया और उस जगह को छोड़कर किसी और जगह पे जल्दी शिफ्ट हो गया। यही कारण था कि रोहित को वो जगह काफी सस्ते में मिल गई थी। कुछ टाइम बाद हम नरूला से मिलने फिर से गए और रकेला बिल्कुल ठीक थी और अब वो जॉब भी कर रही थी। उस रात के बाद कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिससे डरा जाए। बात रही उस घर की, वो उसके बाद से अभी भी खाली ही है। हमने उसे सजेस्ट किया था कि वो उस घर को बेच दे, लेकिन रोहित ने यह कहकर मना कर दिया कि वो अपनी तरह किसी और को खतरे में नहीं डालना चाहता। मुझे नहीं पता मैं आपको इस इंसिडेंट को कितने ज़्यादा अच्छे से बता पाया हूँ, लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा खौफनाक रह चुका है। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। NH-78। क्या कहा तुमने? सचिन को बड़बड़ाता देख सुधा ने पूछा। कुछ नहीं, मेल आया है, कल कंस्ट्रक्शन NH-78 पे होगा, इसलिए मुझे वहां पर जाना है। सचिन एक सिविल इंजीनियर था और इस बार उसकी पोस्टिंग गृह जिले में मिली थी। NH-78 का नाम सुन सुधा गूगल पर इसे सर्च करने लगी। तभी एक वेबसाइट पर उसकी नज़र गई जहाँ पर लिखा हुआ था खून का प्यासा हाईवे, हॉन्टेड हाईवे, और उनके सामने अंधेरे में लिए हुए उन हाईवे के सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाले फोटो थे। अब वो रियल थे या फिर एडिटेड, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सुधा के मन में तो एक डर बैठ गया। वो सचिन से बोली, आप रोजाना घर तो आएंगे ना? अरे घर नहीं आऊंगा तो क्या वहीं घर बना कर रहूंगा? कैसी बातें करती हो? सचिन फाइल पढ़ते पढ़ते बोला। सुबह हो गई और सचिन नाश्ता कर रहा था। सुधा लंच के लिए टिफिन तैयार कर रही थी। तभी ड्राइवर हॉर्न बजाता है। सचिन घड़ी में देखता है तो 9:15 बज रहे थे। वो फटाफट उठा और सुधा को आवाज लगाता है, मैं जा रहा हूँ, बस 5 मिनट रुक जाओ, टिफिन तैयार है। सुधा कहती है, अरे रहने दो, लेट हो रहा हूँ, वहीं खा लूंगा। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठकर चला जाता है। सुधा को अफसोस हुआ कि पहली बार वो बिना टिफिन के चले गए। सुबह नींद ही नहीं खुली। लगभग 1.25 घंटे बाद वो साइट पर पहुंचा। मजदूर काम कर रहे थे। वहां उसने अपने नए असिस्टेंट से काम की जानकारी ली तो उसने बताया कि काम आधा तो हो गया है, आधा काम आप पर यादव सर छोड़ कर गए हैं। यादव? कौन यादव? और आधा काम करवा कर उन्होंने क्यों छोड़ दिया? पता नहीं सर, गायब हो गए एकदम से, किसी को कुछ नहीं पता वो कहाँ गए हैं। असिस्टेंट वैभव ने रहस्यमय ढंग से बोला और उसने और डरावने अंदाज में कहा, एक और बात सर, आज तक इस हाईवे का काम कोई पूरा नहीं कर पाया है। किसी ने प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया, कोई गायब हो गया तो किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। क्या वैभव, 21st सेंचुरी में है हम, पढ़े लिखे इंजीनियर होकर फालतू की बात करते रहोगे बस तुम। अनबिलीवेबल यार। सचिन ने संदेह जताते हुए कहा, नहीं करता था सर, लेकिन यादव सर के पहले इस प्रोजेक्ट हेड सिंह सर की मौत और यादव सर के गायब होने के बाद मुझे भी विश्वास हो गया है कि कुछ तो गड़बड़ है।
सिंह साहब की मौत हो सकता है एक एक्सीडेंट हो और यादव सर के गायब होने के पीछे कोई और कारण, सचिन ने कहा। तभी सचिन के मोबाइल का रिमाइंडर बजा, लंच टाइम, और इसी के साथ सभी लोग खाना खाने बैठ गए। वैभव भी टिफिन लाया और छायादार पेड़ के नीचे बैठकर सचिन को भी बुलाया, लेकिन वो तो टिफिन लाया ही नहीं, और अगर वो वैभव से कहेगा तो उसे खाना शेयर करना पड़ेगा, जो सचिन नहीं चाहता था। उसने बहाना बनाते हुए कहा, आज मेरा फास्ट है, और वो थोड़ा दूर जाकर छायादार पेड़ के नीचे बैठ गया और मुंह पर रुमाल डालकर थोड़ी देर सुस्ताने लगा। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी आया और सचिन से कहा, साहब भूखे होंगे, ये लीजिए थोड़ी चाय पी लीजिए, गर्मी से थोड़ा आराम मिलेगा। सचिन को भूख तो लगी ही थी और आसपास कुछ भी दिख भी नहीं रहा था, तो उसने मना नहीं किया और झट से पी गया। थोड़ी देर बाद लंच टाइम खत्म होने के बाद वैभव आया तो सचिन ने पूछा, चाय तो बढ़िया थी, बचपन में नानी के यहाँ ऐसी ताज़ा चाय मिलती थी। चाय? कौन सी चाय सर? वैभव ने कंधे उचकाते हुए पूछा। मुझे लगा तुमने भेजी थी। फिर वो कौन था? सचिन ने आश्चर्य से वैभव को देखा। हो सकता है कोई मजदूर लाया हो, यहाँ ज़्यादातर मजदूर आसपास के गांव से आते हैं, वैभव ने कहा। शायद। सचिन शाम को ऑफिस से घर आया तो सुधा उसी का इंतजार कर रही थी। उसके आते ही सुधा ने सुबह के लिए माफ़ी मांगी और कहा, आप मुंह धोइए, मैं खाना लगाती हूँ, सुबह से भूखे होंगे। तुम्हें कैसे पता? आपकी शक्ल से जनाब, सुधा ने हंसते हुए कहा। खाना खाते वक्त उसने वैभव की कई बातें सुधा को बताई तो सुधा ने मना किया। ये प्रोजेक्ट छोड़ नहीं सकते क्या? मुझे भी आज सुबह से अजीब सा लग रहा है। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया मोहतरमा, और तुम छोड़ने की बात कर रही हो। हाँ, अगर छोड़ दिया तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, वैभव ने सुधा को समझाया। अगले दिन सचिन साइट पर काम कर रहा था, तभी अचानक रोड रोलर का हैंडल जाम हो गया और चालक नीचे कूद गया। वो सीधा सचिन की तरफ आने लगा। तभी उसे लगा कि किसी ने उसे दूसरी तरफ धक्का दिया और वो बच गया, वरना तो वो रोड पर ही पापड़ बन जाता। सभी लोग इकट्ठे हो गए और भगवान का शुक्र किया कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। उसने ये बात सुधा को नहीं बताई, ये सोचते हुए कि इस हादसे को लेकर वो बेवजह परेशान हो जाएगी। अगले दिन वो फिर से साइट पर आया और आज वैभव छुट्टी पर था। सचिन के मन में कल का वाकया घूम रहा था कि उसे धक्का देकर किसने बचाया। तभी उसके पास खड़े ट्रैक्टर के पीछे का भाग खुल गया और उसमें भरा कंक्रीट धड़ाधड़ बाहर निकलने लगा। वो तो ट्रैक्टर के ड्राइवर ने तुरंत ट्रैक्टर आगे ले लिया, वरना वहीं पर उसकी समाधि बनना पक्की थी। अब उसे भी सही में चिंता होने लगी। रोजाना के हादसों से वो भी परेशान होने लगा। शाम हो चली थी, सभी मजदूर भी जा चुके थे। सचिन जैसे ही कार में बैठने लगा, मोबाइल पर एक मेल फ्लैश हुआ जिसमें लिखा था, कलेक्टर विजिट के लिए आ रहे हैं। इस टाइम पर सचिन ने खुद से ही पूछा, ठीक है भाई, सरकार के नौकर ही तो हैं हम। काफी देर तक जब वहां पर कोई नहीं आया तो उसके ड्राइवर ने कहा, सर वो घर पर मेरी वाइफ अकेली है, 9 महीने चल रहा है, अगर आप बुरा ना मानो तो। ड्राइवर ने डरते हुए पूछा, ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। इसके बाद ड्राइवर चला गया। सचिन काफी देर तक चहलकदमी करता रहा। शाम भी ढल चुकी थी और सुधा के भी काफी कॉल आ चुके थे, लेकिन उसने उठाए नहीं, वरना उसे डांट पड़ जाती। ड्राइवर को भेज दिया और वहां वो अकेला है। तभी एकदम से तेज हवा चलने लगी और बारिश आने जैसा मौसम हो गया। सचिन ने भी सोचा, अब कौन आएगा। यही सोचकर वो घर जाने के लिए किसी साधन का इंतजार करने लगा। तभी उसका बनाया सारा रोड अपने आप उखड़ने लगा। कंक्रीट, सीमेंट और गिट्टी अलग होने लगे और ऐसा नजारा बन गया जिसे देखकर कोई भी डर जाए। तभी एकदम से एक काला साया दौड़ता हुआ आया और उसी रोड पर चलने लगा। सचिन डरते हुए उसके पास गया और पूछा, ये क्या कर रहे हो, कौन हो तुम? जैसे ही वो आदमी मुड़ा और उसका चेहरा सचिन ने देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। पिचका हुआ, खून से लथपथ चेहरा और हाथ की जगह केवल कंकाल दिख रहे थे और पांव तो थे ही नहीं। सुनसान हाईवे पर अकेला सचिन
ऐसा नज़ारा देखकर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा, लेकिन दूर दूर तक उसकी मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने मोबाइल निकाला तो उसमें नेटवर्क नहीं था। दौड़ते हुए उसका मोबाइल वहीं पर गिर गया और वो बेतहाशा भागे जा रहा था, लेकिन फिर से वो उसी जगह पर वापस पहुंच गया। वो आदमी उसके पास आया और उसने अपना हल सचिन के पेट में घोंप दिया। उसके पेट से निकलने वाले खून की धार को पीने लगा वो। अब भी सचिन में प्राण बाकी थे। फिर उसने उसके सामने ही, उसके होश में होते हुए ही, उस चीज ने उसका पेट फाड़कर जानवरों की भांति उसकी आंतें निकाली और खाने लगा। इसके बाद उसने उसकी आंख निकाल ली और एक भयानक चीख उस हाईवे पर गूंज गई। सचिन का शव भी सिंह और यादव साहब के साथ उस रोड के नीचे दफन हो गया और वो भी अन्यों की भांति ही गुमशुदा की लिस्ट में शामिल हो गया, जिसमें सिंह साहब, यादव और वैभव शामिल थे। सबको सजा मिली थी उस बेकसूर किसान के खेत की जमीन को छीनने की। मुआवजा बीच में डकार लिया गया था और हाईवे बना दिया गया था। लेकिन उस हाईवे के बनने के पीछे जिसने आत्महत्या करी थी, वो आज भी उसी जगह पर घूम रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियां। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स के जरिए मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।